लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस बजट का हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, आखिर वो बजट पास हो चुका है। Our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget for the financial year 2026-2027 on 1st February 2026। क्या है इस बजट में, किसके लिए क्या है, सैलरी क्लास ऑफ पर्सन के लिए क्या है इस बजट में, एमएसएमई स्टार्टअप को क्या मिला, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या प्रोविजन इस बजट में। आइए इस वीडियो के माध्यम से 5 मिनट में मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर इस बजट को आप देखें, ये बजट एक संतुलित बजट है। लॉन्ग टर्म को विजन में रख करके इस बजट को बनाया गया है। जब हम बजट की बात करते हैं ना, तो हम सैलरी क्लास ऑफ पर्संस को सबसे पहले ध्यान में रखते हैं कि क्या इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस की लिमिट बढ़ रही है, हाउसिंग का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है क्या उसका भी लिमिट इन्हांसमेंट हो रहा है। होता क्या है कि बजट में जब भी बात करते हैं ना, तो सैलरी क्लास ऑफ पर्संस को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। बट अगर आप इस बजट को देखें, इस बजट में सैलरी क्लास ऑफ पर्संस के लिए कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। यानी जो भी आपका पिछले साल प्रोविजंस था, जो भी आपके इनकम टैक्स स्लैब थे, जो आपके रिजिम्स थे, आज भी वो कंटिन्यू है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। तो इस बजट में खास क्या है, किसको क्या मिला है, अगर आप इस बजट को देखें तो सबसे पहला बजट का विजन, जो सरकार का जो नीति बोलो या रणनीति बोलो, वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखा गया है। लॉन्ग टर्म यानी जो भी चीज़ें बजट में लाया गया है उसको बड़े ही लंबे समय को ध्यान में रख करके किया गया है। जैसे अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, सरकार ने इस बजट के माध्यम से जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका जो रकम है वो काफ़ी बड़ा रखा हुआ है। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसी भी बिजनेस का या किसी भी कंट्री का जो है वो रीढ़ होता है। इस बजट में जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 11.21 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो आपका बैकबोन होता है, जैसे रेलवेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गए, राइट, आपका लॉजिस्टिक्स हो गया, आपके जो भी डिफेंस हो गया, जो आपके बैकबोन्स होते हैं उसको प्रोविजंस में रखा गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सबसे पहला जो इस बजट का जो सेट ऑब्जेक्टिव किया गया था वो है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े खर्चे करने होते हैं, तो इसको ध्यान में रखा गया। इसके अलावा अगर आप देखें इनकम टैक्स में, तो मिडिल क्लास ऑफ पर्सन, जो भी सैलरी क्लास ऑफ पर्सन है, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। इसके पीछे का कारण मैंने बता चुका हूं आपको कि सैलरी क्लास ऑफ पर्सन चूंकि ऑलरेडी उनको 12 लाख तक एग्जेम्पशन दिया गया है, ठीक है। तो आपका अगर न्यू रिजिम में आप हैं और अगर आपका 12 लाख तक इनकम है तो आपको 1 रुपये का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ऊपर है तो न्यू रिजिम में आपके जो प्रोविजंस है, आपके स्लैब्स है, ठीक है, 0 से 4 लाख तक कोई भी नहीं, फिर 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, 16 से 20 लाख, 20 लाख से 24 लाख एंड 24 लाख से अबव, ये जो स्लैब्स है आपके, एंड सिमिलरली आपके ओल्ड रिजिम में जो है वही आपका कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा जो बजट में फोकस किया गया है वो किया गया है एग्रीकल्चर एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन टू द इंडियाज इकोनॉमी। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो एग्रीकल्चर को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा एमएसएमई एंड जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स हैं, उनको फोकस किया गया, उनके लिए भी फंडिंग की व्यवस्था की गई है। तो एमएसएमई को बूस्ट करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप एमएसएमई को देखें तो एमएसएमई इज द सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर, दे आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस जो करते हैं, ये एमएसएमई सबसे ज़्यादा करते हैं। तो एमएसएमई को ध्यान में रखा गया, उनको बूस्ट किया गया है। इसके अलावा एआई एंड टैक पे ध्यान दिया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, डिजिटल टैक की बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। इसके लिए भी फंडिंग एंड प्रोविजनिंग की गई है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ कि किसके लिए क्या फंडिंग की व्यवस्था किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में खर्चा होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं, जो कनेक्टिविटी होता है, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट, इनकी कनेक्टिविटी, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को, उसको सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा डिफेंस में 7.85 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोविजन है। आप समझो डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ अगर आप इनकम टैक्स सैलरी क्लास ऑफ पर्सन से देखेंगे तो इससे चलता नहीं है, राइट।
सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। बजट जो बन रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट जो लेकर के आई, पैसा खर्चा कहाँ कर रही है। सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में 1.63 लाख करोड़ रुपीस का प्रोविजंस बनाया गया, जिससे मैंने बताया ना कि एग्रीकल्चर को फोकसिंग किया गया है। एजुकेशन सेक्टर में 1.3 लाख करोड़ रुपीस का प्रोविजंस बनाया गया, जो खर्चा करने वाली है गवर्नमेंट। हेल्थ केयर में 1.06 लाख करोड़ रुपीस का प्रोविजंस बनाया गया। इसके अलावा AI एंड टेक में 40,000 करोड़ की प्रोविजंस बनाए गए। यानी डिजिटल वालों का बूम बूम होने वाला है कि डिजिटल, अगर आप डिजिटल सेक्टर्स में हैं, आप अगर AI एंड टेक पे काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का और पैसा बनाने का। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह में जो है वो अराउंड 32,000 करोड़ का प्रोविजन है। एंड MSMEs के लिए जो है आपको 12,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस बजट को देखें तो इस बजट को बड़ी संतुलित बजट बनाया गया। आज के हिसाब से नहीं, आपके आगे के हिसाब से इस बजट को बनाया गया है। तो इनकम टैक्स वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, यानी जो सैलरी क्लास ऑफ पर्सन है उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। कुछ थोड़े जो चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ डेट एक्सटेंशंस का और ऑल दोस, ठीक है। देन आई विल प्रिपेयर सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो सैलरी क्लास के लिए मैं एक अलग से वीडियोस लेकर के आऊँगा, जहाँ पे अगर आपकी सैलरी 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपये है तो आप कैसे टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, कैसे प्रोविजनिंग बना सकते हैं, दैट आई विल ब्रिंग सेपरेटली फॉर यू। इस बजट में जो लाया गया सबसे खास वो है सबसे संतुलित बजट। आगे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगता है, तो ये कहीं ना कहीं घूम करके एम्प्लॉयमेंट में लेकर के आता है, GDP को कहीं ना कहीं ग्रोथ लेकर के आता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते, अगर हाईवे, रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, डिफेंस पर अगर आप काम नहीं करते हैं, तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंट्री का ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर लग जाएगा। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि गवर्नमेंट ने इस बजट को संतुलित रखा, लॉन्ग टर्म विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा, राइट। एग्रीकल्चर, AI, टेक और काफ़ी सारे अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए प्रोविजंस बनाया। सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए इस बजट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े डेट एक्सटेंशन हुए हैं, दैट आई विल ब्रिंग सेपरेटली फॉर यू। तो ओवरऑल अगर आप बजट को देखें तो बजट मुझे एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा। बजट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बार के लिए नहीं था। हो सकता है कि नेक्स्ट बजट में हमें सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। बट इस बजट को अगर मैं देखता हूं तो एक संतुलित बजट, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, GDP ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक बूस्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट को बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और बजट अब देखते हैं कि ये हमारी 26-27 में कैसे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करती है और लोगों का जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ सेक्टर सेट करती है। दिस इज सनी सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।